नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आपका स्वागत है सर्विस क्लासेस केजीजी में। हम आपके हैं कौन? तो हम हैं आपके देहाती गुरु सर्वेश। आइए, बिहार दरोगा का परीक्षा 25 फरवरी को होने वाला है। बिहार दरोगा का मेंस 25 फरवरी को होने वाला है और उम्मीद करता हूं कि आप लोग तैयारी में जम जुट के लगे होंगे। आपका भाई सर्वेश तीसरी बार बिहार दरोगा मेंस में अपियर होने वाला है, जो कि रेगुलर है। वैसे तो 5वीं बार है। हर बार पीटी मेंस निकालने के बाद रनिंग में छट जाता हूँ, 2 बार छटा हूँ। 2446 2213। अब आप लोगों का मार्गदर्शन के लिए उपस्थित हूँ। साथियों, मैं जो करा रहा हूँ और जो बता रहा हूँ, जो उसको फॉलो करेगा उसके बदन पर वर्दी जरूर सजेगी। कहते हैं कि तुमने पिछले जन्म में जरूर कोई पुण्य किया होगा, या फिर तुम्हारे माता पिता ने जरूर कुछ पुण्य किया होगा कि तुम्हारे बदन पर वर्दी सजी है। क्योंकि वर्दी का मोल ही अनमोल है। ओके, तो वर्दी क्या है? अनमोल है। यूं ही नहीं सज जाते हैं। पहले आप 165 सेंटीमीटर का होइए, फिर 80-85 का आपका सीना होना चाहिए, फिर शरीर में आपका फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए, नॉकिंग नहीं होना चाहिए, और फिर सारा कुछ होने के बाद आप प्रतिभावान भी होना चाहिए। आप परीक्षा निकालिए, पीटी निकालिए, मेंस निकालिए, फिर फिजिकली फिटनेस को दिखाइए, फिर मेडिकली फिट होइए, और फिर मेरिट में आइए और फिर दरोगा बनिए। तो उम्मीद करता हूँ कि जो भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, वो सभी 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 के सितारे कंधे पर जरूर चमकेंगे। डबल स्टार का सपना होगा उनका अपना, क्योंकि वो देख रहे हैं सर्विस क्लासेस केजीजी दरोगा गुरु। आप लोगों को दरोगा बनाने के लिए तत्पर। जो हम जो बताएंगे रणनीति को फॉलो कीजिए, जरूर आपको लाभ मिलेगा। और भगवान महादेव से ही दुआ करते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, कि आप सबों को वर्दी जरूर मिले, जो भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर रहे हैं। आइए शुरू करते हैं आज का अपना प्यारा क्लास। बिहार पुलिस के लिए 15 मॉडल सेट है, और आपको पता है कि हर मॉडल सेट में आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा और निगेटिव मार्किंग भी होता है। निम्नलिखित में से किसे मौर्यकालीन दरबारी कला के रूप में संदर्भित किया जाता है? आपको पता है कि मौर्य काल में जो है 2 तरह के दरबारी कला थे। एक था आपको राज्य नियंत्रित राज्य नियंत्रित, और एक था आपका लोक कला। लोक कला में आप लोग जानते हैं कि लोक कला में आप लोग जानते हैं कि यक्ष यक्षिनी की मूर्ति मिली है दीदारगंज से। यक्ष यक्षिनी की मूर्ति। और ये राज्य कला में तो आप लोग जानते हैं कि राज्य प्रसाद है। किसका राज्य प्रसाद साथियों? तो आप लोग अच्छे से जानते हैं कि राज्य प्रसाद मिला है, किसका मिला है? तो चंद्रगुप्त मौर्य का राज्य प्रसाद। ओके, और उसके बाद राज प्रसाद के बाद जो है स्तंभ लेख गुहा लोक, ये सभी मिला है। तथा दरबारी कला के रूप से, दरबारी कला में क्या आएगा साथियों? दरबारी कला में स्तंभ आएगा। स्तंभ जो है ये अशोक के द्वारा स्थापित किया जाता था, और अशोक का सबसे बड़ा जो स्तंभ है वो 7वां स्तंभ है। और कलिंग कलिंग युद्ध की जो वर्णन है वो अशोक के 13वें शिलालेख में है। ओके साथियों, तथा हड़प्पा सभ्यता के दौरान शहरों को डैश रूप में रखा गया था। आप लोग अच्छे तरह से जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता जो कि 1750 से लेकर 2300 ईस्वी पूर्व तक थी, या 2300 ईस्वी पूर्व से लेकर 1750 ईस्वी पूर्व तक थी। उल्टा होगा इसे। तो इसका जो बिल्डिंग होता था इस तरह से, इधर बिल्डिंग इधर बिल्डिंग इधर, और बीच में क्या होता था? आंगन। तो यानी कि आयताकार होता था। और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो इसकी क्या थी? दो जुड़वा राजधानी थी। पिग्गट ने ऐसा कहा था, और स्टूट पिग्गट ने इसे अर्ध ऐतिहासिक नगर भी कहा था। और हड़प्पा और सिंधु सभ्यता का विस्तार क्या था? त्रिभुजाकार था। कैसा था? त्रिभुजाकार। इधर आपका मांडा था, इधर सूत का गंडोर था, इधर आपका दौलतमाबाद था, और इधर आलमगीरपुर था। ठीक ना? तो ये कैसा था? त्रिभुजाकार था। ठीक, तो इस तरह से आप लोगों को पता होगा। मंदिर निर्माण में किस चोल सम्राट ने वर्ष 1110 में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया? बच्चा बच्चा जानता है कि चोल काल में जो था स्थापत्य कला, मंदिर निर्माण की स्थापत्य कला अपने चरमोत्कर्ष पर थी। और राजा राज प्रथम नाम के व्यक्ति ने बिंदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। और इन्होंने क्या किया था साथियों? तो ये जो बिंदेश्वर मंदिर था ये बनाया था कौन? राजा राज प्रथम ने। ओके, और उत्तरी श्रीलंका पर भी वही आक्रमण किए थे, और महेंद्र बर्म फाइव को हराकर श्रीलंका के दक्षिणी भाग पर अधिकार कर लिया था, जिसको आप लोग एलिफेंटा दर्रे से जो अलग होता है, जाफना प्रायद्वीप, जिसको हम लोग कहते हैं श्रीलंका का साथियों। ओके, चोल वंश का अंतिम राजा राजेंद्र तृतीय था। और चोल वंश जो है इसकी संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे विजयालय। और
राजेंद्र प्रथम नामक व्यक्ति जो था, यही साथियों इंडोनेशिया तक को जीता। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? आपको पता है कि अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है, और अजंता की गुफाओं में जो है, ये गुफाओं का निर्माण किसने करवाया था? कृष्ण प्रथम ने। कृष्ण प्रथम, राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने अजंता की गुफा का निर्माण कराया था। इसमें गुफा संख्या जो है 9 और में बहुत प्रसिद्ध प्रसिद्ध चित्र अवस्थित है। बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म से संबंधित है अजंता की गुफाएं और अजंता, ठीक है ना साथियों। ओके, और बाघ की गुफाएं कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। बराबर की गुफाएं कहाँ है? बिहार में है, जिसको किसने बनाया था? अशोक ने बनाया था। किसके लिए? आजीवक संप्रदाय के लिए बनाया था। एलिफेंटा की गुफा महाराष्ट्र में है। भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेना में है। ओके, तीसरी बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी। आपको पता है कि कुल 4 बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। पहली बौद्ध संगीति बौद्ध के मरने के साथ ही 483 ईस्वी पूर्व में हुआ था। दूसरी बौद्ध संगीति 383 ईस्वी पूर्व में हुआ था, और तीसरी बौद्ध संगति 250 ईस्वी पूर्व में हुआ था। और इस समय अशोक थे शासक, और ये जगह क्या था? पाटलिपुत्रा था। क्या था? पाटलिपुत्र था, अशोक के शासन काल में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता की थी मोगलीपुत्र तिस ने। ओके साथियों, और चौथी बौद्ध संगति ईस्वी के प्रथम शताब्दी में हुई थी, और कनिष्क के शासन काल में हुई थी। कुंडलवल कश्मीर में हुई थी, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? बसु मित्र ने की थी साथियों। और चौथी बौद्ध संगति में ही बौद्ध धर्म 2 संप्रदाय में बंट गया था, हीनयान और महायान। ओके साथियों, और दूसरी बौद्ध संगति में भी थेरावादी और में, तो पहली बार जो बटा था वो दूसरी बौद्ध संगति में बटा था। दूसरी बौद्ध संगति यही हुआ था 383, ये हुआ था वैशाली में, कालाशोक के शासन काल में। वैशाली, कालाशोक, ओके, ये सब जानते ही होंगे आप लोग। 1526 में बाबर ने पानीपत में दिल्ली के सुल्तान को हराया और दिल्ली और डैश पर कब्जा कर लिया। 1526 ईस्वी में बाबर, जो कि उज्बेकिस्तान का था, और वहां से हारने के बाद आप लोग द एम्पायर देखे होंगे, तो बाबर वहां से आने के बाद क्या हुआ? भारत में पहली बार जीतता है, ठीक ना, और वो पानीपत में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोधी को हराता है और दिल्ली और डैश पे कब्जा कर लेता है। तो दिल्ली के साथ साथ वो कब्जा करता है आगरा पे। ओके, और पानीपत के इस युद्ध में बाबर ने पहली बार किसका प्रयोग किया था? तो तोपों का प्रयोग किया था। उस्ताद अली एवं मुस्तफा नामक 2 प्रसिद्ध निशानेबाज थे बाबर के में। ओके, और तुगलकमा नीति से बाबर लड़ा था, और बाबर ने कुल 4 युद्ध किए थे, जिसमें आप लोग ट्रिक भी जानते होंगे। पान खाया, पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चांदी का युद्ध, और घग्गर का युद्ध, ठीक है ना। पान खाया, चांद देखा, और घर गया, और मर गया बाबर। ओके, इल्तुतमिश का शासनकाल कब से कब तक था? आपको पता है कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है इल्तुतमिश को, क्योंकि दिल्ली सल्तनत के पहले सुल्तान थे कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन वो कभी सुल्तान की गद्दी पर नहीं बैठे, क्योंकि वो खुद को गुलाम ही मानता था। ओके, लेकिन इल्तुतमिश जो है ये सुल्तान की गद्दी पे बैठा था, और पहला व्यक्ति था जो सुल्तान की गद्दी पे बैठा। और ये बैठा कब तक था? 1212 से लेकर 1236 ईस्वी तक बैठा था। ओके, 1211 से लेकर 1236 ईस्वी तक बैठा था इल्तुतमिश, और ये इलवरी तुर्क था, और इसे गुलामों का गुलाम भी कहते हैं, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। इसने अपनी, ये कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद भी था और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम भी था, और इसने जो है कुतुब मीनार परिसर में अपनी खुद की मकबरा का निर्माण करवाया था, और जब मरा तो इसको उसी में दफनाया गया। और इसने ये मरने से पहले जानता था कि हमारा सारा बेटा क्या है? नालायक है, इसलिए इसने रजिया सुल्तान को क्या किया था? शासिका घोषित करके मरा था। कौन? इल्तुतमिश। और कुतुब मीनार का निर्माण भी पूरा कौन करवाया था? इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया था। ओके, ठीक है ना साथियों, एनी समस्या? कोई समस्या नहीं, आगे बढ़ा जाए। निम्नलिखित में से किसने मध्यकालीन भारत में तमिलनाडु पर शासन किया था? मध्यकालीन भारत में तमिलनाडु पर शासन करने वाला शासक था चोल वंश। चोल वंश की स्थापना विजयलम ने की थी। ओके, और जो इस वंश के 850 से लेकर 70 ईस्वी तक थे, और चोल काल में उपज का 1/9 भाग क्या लिया जाता था? भूमि कर लिया जाता था। चोल वंश की राजधानी कांचीपुरम थी। ओके, और एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया था। ये सब आपको बता दिए हैं, याद रखना। पूर्व गुप्त काल में शीशे के सिक्के की एक बड़ी संख्या जारी की गई। देखिए, पूर्व गुप्त काल यानी कि आपको पता है कि सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले कौन थे? तो यवन लोग थे। यवनों के द्वारा डच और यवनों के द्वारा सोने के सिक्के जारी किए। शुद्ध सोने का सिक्का किसके द्वारा जारी किया गया था? कनिष्क के द्वारा, यानी कि कुषाण वंश के द्वारा जारी किया गया था। लेकिन सर्वाधिक सोने के सिक्के किसके द्वारा जारी किए गए थे? गुप्तों के द्वारा जारी किए गए थे। और उससे पहले एक स्वर्ण सिक्का जारी किया गया था किसके द्वारा? सातवाहनों के द्वारा। ओके,
तो सातवाहन ने किसके सिक्के जारी किए थे? शीशों के सिक्के जारी किए थे। सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे साथियों? तो गौतमीपुत्र सतकर्णी थे। और सातवाहन जो है ब्राह्मणों को जमीन दान में देने की प्रथा स्टार्ट करने वाले कौन थे? सातवाहन थे। ओके, किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि का विचार दिया था? तो गुरुमुखी लिपि का निर्माण सिखों के दूसरे गुरु गुरु अंगद देव ने किया था। किसने किया था? गुरु अंगद देव ने किया था, जिसका दूसरा नाम क्या था? लहना भी था। ओके, और जो गुरु ग्रंथ साहिब का रचना है वो सिखों के पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव ने किया था। ओके साथियों, और गुरु नानक देव सिख धर्म के क्या थे? संस्थापक थे। ओके, अगला सवाल है, कुलीन कुलीन विशेषाधिकारों की समिति के बाद इनमें से किस वर्ग के लोगों में राष्ट्रीय एकता के विचार लोकप्रिय हुए? राष्ट्रीय एकता के विचार किसमें लोकप्रिय है? तो शिक्षित उदार मध्यम वर्ग में। क्योंकि आपको पता है कि कांग्रेस शुरुआती युग में जो है शिक्षित उदार मध्यम वर्ग की पार्टी थी, और ये प्रेरित था कहां से? फ्रांस के मध्यम वर्ग से प्रेरित था। फ्रांसीसी क्रांति के फलस्वरूप फ्रांस में किस प्रकार की सरकार का अंत हुआ? तो फ्रांसीसी क्रांति के फलस्वरूप फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी हुई थी, 14 जुलाई 1789 ईस्वी को। और फ्रांस के राजा थे उस समय लुई सोलहवां, और लुई सोलहवां कहते थे कि मैं ही राज्य हूं और मेरे द्वारा कहा गया वचन ही शासन है। लेकिन इससे फ्रांस को मुक्ति मिली और राजतंत्र का समाप्त हुआ, और फ्रांस में क्या हुआ? तो लोकतंत्र की स्थापना हुई, बंधुता, भाईचारा और समानता का नारा दिया गया। फ्रांस की राज्य क्रांति, फ्रांस की मुद्रा क्या थी? लिवरे थी। मापतोल की दशमलव प्रणाली सबसे पहले फ्रांस में इस्तेमाल हुआ। जीएसटी भी सबसे पहले फ्रांस में लागू हुआ था। तृतीय बौद्ध सभा का सभापति कौन था? ये हम बहुत पहले ही बता दिए थे। तृतीय बौद्ध सभा का सभापति था साथियों मोगलीपुत्र तिस्य। ओके, उसके बाद साथियों वसुमित्र किसका था? चौथवे का था। महाकश्यप किसका था? दूसरे का था। अश्वघोष किसका था? पहले का था साथियों। ओके, ये सब याद रखना। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को किसने समर्थन दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को समर्थन देने वाले थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 फीट की ऊंची प्रतिमा कहाँ लगाई गई है? तो गुजरात के देवरिया में लगाई गई है। ओके साथियों, और सरदार पटेल को भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता है। ये स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री थे। ओके, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अधिनियम, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अधिनियम अंग्रेजों के सरदार सबसे चट्टा वाइसराय लॉर्ड लिटन के द्वारा लाया गया था, और ये कब लाया गया था? 1878 ईस्वी में। और इसे गैगिंग एक्ट भी कहते हैं। इसमें था अंग्रेजी को छोड़कर किसी और भाषा में छपने वाला अखबार को छपने से पहले क्या करना पड़ेगा? अपना सारा कंटेंट को पढ़वा कर जिला न्यायाधीश से पारित करना होगा। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो उसे बिना कोई कारण बताए गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ओके, इसी वजह से जो सोम प्रकाश पत्रिका था वो रातों रात बंगाली से अंग्रेजी में कन्वर्ट हो गया था। ओके साथियों, तत्व एक्स आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त से संबंधित है। यह अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए एक्स पर पावर 3 माइनस ऋणायन बनाता है, मतलब 3 को ग्रहण करता है। तत्व एक्स की परमाणु क्रमांक कितना है? तो आवर्त सारणी के तीसरे तत्व में है। और तीसरा तत्व में क्या है? तो आपको देखिए हीलियम है, उसके बाद क्या है? हीलियम है, नियॉन है और आर्गन है। तो आर्गन के बराबर जाएगा, यानी कि इसको 18 पूर्णे में 3 कम है, तो 18 पूर्णे में 3 कम है तो इसका कितना होगा? 15 होगा। तो बच्चा बच्चा जानता है कि सर्विस क्लासेस केजी सिर्फ पढ़ाता नहीं है बल्कि सिखाता है साथियों। दबा के लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। दरोगा बनने का सपना आपका होगा अपना, बस वीडियो के साथ जुड़े रहिए। और ये वीडियो शिक्षक अभ्यर्थी भी देख सकते हैं, सक्षमता परीक्षा वाले टीचर भी देख सकते हैं, क्योंकि जीके जीएस हर जगह समान ही होता है। बस क्वेश्चन टाइप करने का समय नहीं है, इस वजह से आप लोग जो देख रहे हैं ये वीडियो, ये पीडीएफ के रूप में देख रहे हैं। ओके साथियों, एक वस्तु के एक उत्तल लेंस के अक्ष पर उसके फोकस एफ पर और प्रकाशित केंद्रों के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा जाता है तो निर्मित प्रतिबिंब होगा। तो निर्मित प्रतिबिंब कैसा? आभासी और बड़ा होगा। कैसा होगा? आभासी और बड़ा। और आपको पता है कि उत्तल लेंस द्वारा सभी प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। जनित्र एक ऐसा उपकरण है, जनित्र मतलब जनरेटर। तो जनरेटर क्या करता है साथियों? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ओके, और साथ ही साथ क्या करता है? तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये दोनों सही है, और इसका खोज कौन किया था? माइकल फैराडे ने किया था। ओके साथियों, विद्युत जनित्र का प्रयोग। वही विद्युत मोटर क्या है? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है विद्युत मोटर। आजकल जो आपको अपने घर में चावल दाल मतलब गेहूं पिसाने जाते हैं तो उसमें जो रहता है वो यही रहता है। ओके, उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा। वीडियो को आप लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दिए होंगे। चलिए, किस कारण छोटी सी ईथर की मात्रा हथेली पर ठंडक प्रदान करती है? क्यों ठंडक प्रदान करती है? क्योंकि बाष्पीकरण के कारण। जैसे ही डालते हैं वो बाष्पीकृत हो जाता है, और बाष्पीकृत होने की वजह से जैसे हम रूम में घुसते हैं, पंखा चलाते हैं, ठंडा लगता है। क्यों? क्योंकि हमारे पसीने का बाष्पीकरण होता है। ओके,
कपड़े से स्याही और जंग के धब्बे छुड़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? अच्छा बताइए साथियों, ये सब क्या क्वेश्चन है? दमदार क्वेश्चन नहीं है बल्कि इजी क्वेश्चन। ये क्या होगा? ऑक्जेलिक अम्ल होगा। क्या होगा इसका जवाब? ऑक्जेलिक अम्ल होगा। निम्न में से कौन सा तत्व संरचनात्मक तत्वों में नहीं आता है? तो कौन सा तत्व है जो संरचनात्मक तत्वों में नहीं आता है? कैडमियम जो है ये संरचनात्मक तत्वों में नहीं आता है। नाइट्रोजन रंगहीन ठोस द्रव और गैस के रूप में मौजूद होते हैं, इसकी खोज डेनियल रदरफोर्ड ने किया था। कैडमियम का परमाणु संख्या 48 होता है। अक्रिस्टलीय कार्बन का शुद्धतम रूप क्या है? अक्रिस्टलीय कार्बन का शुद्धतम रूप है चीनी चारकोल। क्या है? चीनी चारकोल, जिसका कोई क्रिस्टलीय रूप फिक्स नहीं होता है। यह हवा की अनुपस्थिति में गन्ना, चीनी या ग्लूकोज को गर्म करके तैयार किया जाता है। कतः विकृत विकृत गंधिता किस प्रकार की अक्रिया का उदाहरण है? अभिक्रिया का उदाहरण है। विकृत गंधिता जो है ये किस प्रकार की थी? तो ऑक्सीजन अभिक्रिया का उदाहरण है। किसका? ऑक्सीजन अभिक्रिया का, क्योंकि वायवीय ऑक्सीकरण होता है। पानी तथा पनीर खुला रखने पर गंध देने लगता है, यह विकृत गंधित का उदाहरण है। विकृत गंधित का उदाहरण क्या है? जैसे आप पनीर को खुला छोड़ देते हैं, या कोई भी खाना फ्रिज में बिना फ्रिज में लाइन ऑन किए खुला छोड़ देते हैं, कुछ देर के बाद खाना सड़ जाता है या फिर महक जाता है, बदबू देने लगता है, यही रीजन है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व हमारे खाई जाने वाली चीनी को रासायनिक संरचना में शामिल नहीं करते? हमारे खाई जाने वाली चीनी को रासायनिक संरचना में शामिल नहीं करने वाला है नाइट्रोजन। आप लोग जानते हैं चीनी का सूत्र क्या होता है? C12H22O11। C12H22O11 होता है। सच सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी दवा का प्रयोग किया जाता है? सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने के लिए जो दवा होती है उसे कहते हैं रोगाणुरोधी। क्या कहते हैं? रोगाणुरोधी, मतलब सूक्ष्म जीवों को नष्ट करना है। अमोनिया क्लोराइड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी विकल्प सही है? अमोनियम क्लोराइड के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? अमोनियम क्लोराइड जो है प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार का लवण है। प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार का क्या है? यह प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार का लवण है अमोनियम क्लोराइड। इसका फॉर्मूला क्या होता है? NH4Cl3। NH4Cl होता है इसका फॉर्मूला। ओके साथियों, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से रोटवंती होता है, और ये आपको दूर कैसे होगा? तो गाजर खाइए। विटामिन B1 की कमी से होता है साथियों बेरी बेरी। क्या होता है? विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी होता है। विटामिन सी की कमी से क्या होता है? विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी। और विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स। और विटामिन ए की कमी से, ये लोहे की कमी से क्या होता है? लोहे की कमी से होता है एनीमिया। ओके साथियों, आयरन की कमी से एनीमिया नामक बीमारी होती है जो बच्चों में ज्यादा होती है। डैश के अभ्यास से जानवरों के क्लोन तैयार किए जाते हैं। तो अनुवांशिकी, अनुवांशिकी यानी कि जिन से, या जैव प्रौद्योगिकी इसको कहते हैं साथियों, जैव प्रौद्योगिकी। जैव प्रौद्योगिकी के अभ्यास से क्या होता है? जानवरों के क्लोन तैयार किए जाते हैं। एक वस्तु को अवतल दर्पण के अक्ष पर उसके वक्ता केंद्र से परे एक बिंदु पर रखा जाता है, निर्मित प्रतिबिंब होगा। मतलब अवतल दर्पण है, अब इसका क्या है? तो वस्तु को अवतल दर्पण के अक्ष पर उसके वक्ता केंद्र से परे, वक्ता केंद्र से परे रखा जाता है, तो ये क्या होगा? बड़ा बनेगा साथियों, बड़ा बनेगा। तो उल्टा और वास्तविक बनेगा। क्या बनेगा? उल्टा और वास्तविक बनेगा। ओके, एक जिप्टो बराबर क्या होता है? तो एक जिप्टो बराबर 10 पे पावर माइनस 21 होता है। एक जिप्टो बराबर क्या होता है? 10 पे पावर माइनस 21 होता है। उसके बाद साथियों कहता है एक एक्टो बराबर क्या होता है? 10 पे पावर माइनस 24 क्या है? एक एक्टो है। 10 पे पावर माइनस 24 क्या है? एक एटो है। 10 पे पावर माइनस 25 क्या है? एक एक्टो। ये क्या है? एक्टो है। इसको मोस्ट याद कर लीजिएगा आप लोग। ओके, और 10 पे पावर 25 को क्या कहते हैं? ओके, और 10 पे पावर माइनस 22 को क्या कहते हैं साथियों? तो नहीं पता। ओके, 10 पावर माइनस 18 को कहते हैं एटो। 10 पावर माइनस 15 को कहते हैं फेमटो। 10 पावर माइनस 12 को कहते हैं पिको। 10 पावर माइनस, ये मोस्ट आता है, 10 पावर माइनस 9 इसको हम लोग क्या कहते हैं? नाइनो कहते हैं। क्या कहते हैं? नाइनो कहते हैं। उसके बाद 10 पे पावर अगर 9 हो तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं गीगा। क्या कहते हैं? गीगा कहते हैं। 10 पे पावर 12 हो तो इसको क्या कहते हैं? टेरा कहते हैं। क्या कहते हैं? टेरा कहते हैं। 10 पे पावर माइनस 10 हो तो इसको क्या कहते हैं? एंगस्ट्रम। इसको क्या कहते हैं? एंगस्ट्रम। इसी को कहते हैं। एक एंगस्ट्रम बराबर 10 पावर माइनस 10 मीटर होता है। प्रकाश के संबंध में सत्य कथन है। ओके,
यह विद्युत चुम्बकीय तरंग है, सही है। इसका वर्ण विक्षेपण होता है, सही है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर इसकी आवृत्ति बदलती है। देखिए, प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर आवृत्ति नहीं बदलती है, सीधी रेखा में इसके गमन के कारण यह प्रतिबिंब में छाया बनाता है, बिल्कुल सही है। बैरोमीटर की ऊंचाई में अचानक वृद्धि इंगित करता है, अचानक जैसे ही बैरोमीटर में अचानक अत्यंत सूक्ष्म मौसम, अत्यंत सूक्ष्म मौसम। बैरोमीटर क्या है? तो वायु दाब मापने का यंत्र है। ओके। अचानक अचानक गिरना जो है ये क्या इसको ये संबोधित करता है, संभावित चक्रवात के संकेत को। धीरे धीरे गिरना बारिश की संभावना, धीरे धीरे उठना सूखा, और अचानक उठना अत्यधिक। ओके। द्विपद विज्ञान संबंधी नाम का उदाहरण। तो द्विपद नामक जो विज्ञान है ये क्या था? राणा टिग्रिना। राणा टिग्रिना किसका नाम है? मेढक का नाम है। किसका नाम है? मेढक का द्विपद। और ये दिया कौन था? कॉर्लस लिनियस ने दिया था। मेढक का द्विपद बाइनोमियल नाम राणा टिग्रिना है। आधुनिक वर्गीकरण के जनक कार्ल लिनियस थे। कौन थे? कार्ल लिनियस। कार्ल लिनियस ने द्विपद नामांकन को औपचारिक रूप दिया था। इसके तहत किसी भी जीवित जीव का नाम लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द वंश तथा दूसरा शब्द जाति को प्रदर्शित करता है। मक्खी। संक्रामक रोग का सबसे सामान्य वाहक क्या है? संक्रामक रोग का सबसे सामान्य वाहक है घरेलू मक्खी, साथियों। इसलिए कहता है कि खाने पर मक्खी बैठने के बाद खाना खाने में क्या होता है? घिन घिन भरने लगी, तो समझ जाए एक मक्खी क्या है, बहुत सारी बीमारियों को, इन्फ्लुएंजा, इबोला, कोविड-19 आदि का वाहक कौन है? मक्खी। अरस्तु के वर्गीकरण प्रणाली में प्राणियों को डैश रूप में विभाजित किया जाता है। अरस्तु के वर्गीकरण प्रणाली में प्राणियों को वायवीय, जलीय और स्थलीय के रूप में विभाजित किया जाता है। और जीव विज्ञान के पिता किसको कहते हैं? अरस्तु को कहते हैं। और आर एच विटिकर ने प्राणियों के 5 जगत में वर्गीकरण किया था। मनोरा, प्रोटेस्टा, उसके बाद क्या है? मनोरा, प्रोटेस्टा, फंजाई। ओके। ये सब आप लोगों को याद रखना होगा। अर्थोपोडा। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लाने की घोषणा कब की? ये घोषणा की गई 1 नवंबर 1858 को। और ये घोषणा हुई थी इलाहाबाद के मिंटो पार्क में। और इस समय वाइसराय कौन थे? लॉर्ड केनिन थे। कौन थे? लॉर्ड केनिन थे, साथियों। लॉर्ड केनिन। मतलब 1857 के विद्रोह के बाद ऐसा हुआ। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक था इबन बख्तियार खिलजी, जिसने साथियों नालंदा विश्वविद्यालय को भी क्षतिग्रस्त किया था। बिहार में तुर्क सत्ता का संस्थापक था। और जिसने बंगाल में 1203 से लेकर 1227 तक छोटी अवधि के लिए शासन किया था। कब से लेकर? 1200 1227 तक। बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर है। ये क्वेश्चन बीपीएससी शिक्षक भर्ती में भी पूछा जा चुका है। तो ये बिहार, और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी बिहार 12वें नंबर पर आ गया है, जनसंख्या की दृष्टि से तीसरे नंबर पर है। लेकिन अब अगली बार जनसंख्या जब भी गिनती होगा बिहार दूसरे नंबर पर होगा। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है जिसमें, वो है आपका छत्तीसगढ़। कौन है? छत्तीसगढ़ है। ओके साथियों, तो ये दबा के लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने वाले, दबा के लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर एक नदी के तट पर स्थित नहीं है? आगरा है साथियों, यमुना नदी के तट पे। भागलपुर है गंगा नदी के तट पे। कानपुर है गंगा, लेकिन भोपाल किसी नदी के तट पर नहीं है। ये झीलों का देश है। और इसे राजा भोज ने बसाया था। झुमरी तलैया तथा मंदार पहाड़ी कहाँ स्थित है? झुमरी तलैया और मंदार पहाड़ी जो है ये झारखंड में अवस्थित है। कहाँ स्थित है? झारखंड में अवस्थित है झुमरी तलैया। मिथुन चक्रवर्ती का हम लोग एक बहुत पहले मूवी देखे थे, तो उसमें ये दिखाया गया था कि हम झुमरी तलैया से आए हैं। और मुंबई में क्या करता है, बड़े से शहर को देखता है तो मकान को कहता है जितना तल्ला देखा उतना पैसा दो। तो बोलेगा हम पहुंचे तल्ला देखे, तो खुश हो जाए। अरे खुश का है? ठका गया। कहता है कि अरे बेहोशी देखे थे 10 तल्ला, बताए 5 तल्ला। क्या? और ये किस जिले में है झुमरी तलैया? कोडरमा जिले में है। कोडरमा। आप लोग जानते हैं कोडरमा की घाटी। ओके। दामोदर नदी से आने वाली विनाशकारी बाढ़ से को रोकने के लिए बनाए गए तलैया बांध के कारण इसका नाम झुमरी तलैया पड़ा है। मंदार पहाड़ी बिहार राज्य के बांका जिले में बसी गांव में स्थित है। मंदार पहाड़ी बिहार झारखंड की सीमा पर स्थित है, इसलिए हम लोग इसे मान सकते हैं। ओके। मंदार महोत्सव बिहार में बांका जिले में। कहता है पृथ्वी की अंतरिम परत, आंतरिक परत निफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता है? पृथ्वी की आंतरिक परत निफे के निर्माण में निकेल और फेरस। किसका? निकेल और फेरस। देखिए, एक होता है सियाल, सीमा और नीफे। सिलिकॉन एल्युमिनियम, सिलिकॉन मैग्नीशियम और निकेल और क्या चीज? निकेल और आयरन। ये
3 लेयर है पृथ्वी के, आप लोगों को पता होगा, सियाल, सीमा और नीफे। अंडरस्टैंड? ओके। गरजने वाली चालीसा, क्रुद्ध पचासा, चीखने वाली साठा अपने पृथ्वी के किस गोलार्ध में कहती है? ये दक्षिणी गोलार्ध में चलती है, और ये दक्षिणी गोलार्ध में चलने वाली 40 डिग्री दक्षिण से लेकर 50 डिग्री दक्षिण के बीच इस चलने वाली शक्तिशाली पछुआ प्रवण है, जिसे चीखता चालीसा या भंडारी समिति किससे संबंधित है? तो भंडारी समिति जो है ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्संरचना से संबंधित है। भंडारी समिति किससे संबंधित है? क्षेत्रीय संरचना संबंधित है। उसी तरह स्वामीनाथन समिति था जनसंख्या नीति से, जानकी रमन समिति था आपका किससे साथियों? भू प्रतिभूति घोटाला से, रेखा समिति था प्रत्यक्ष कर से, सहकारिता समिति था केंद्र राज्य संबंध से, महानलॉबी समिति था राष्ट्रीय आय से, रंगराजन समिति था भुगतान संतुलन से, राजा तिलैया समिति था कर सुधार से, मल्होत्रा समिति बीमा क्षेत्र से सुधार से, खुसरो समिति कृषि साख से, गोसिप्पा समिति बैंक सेवा सुधार से, नरसिम्हन समिति वित्तीय सुधार से, भंडारी समिति क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनरुद्धार से। ओके साथियों, दामोदर कोयल और स्वर्णरेखा नदियां निम्नलिखित में से किससे निकलती है? दामोदर, स्वर्णरेखा और कोयला नदियां छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। ओके, मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से। ओके, तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए अगर आप इस वीडियो तक पहुंच चुके हैं तो। पश्चिमी सिंहभूम में स्थित चिरैया को किस चिरैया की सबसे प्रसिद्ध विशेषता क्या है? पश्चिमी सिंहभूम में स्थित चिरैया की सबसे प्रसिद्ध विशेषता है लौह अयस्क का खनन। ओके, सिंहभूम जिले में लौह अयस्क का खनन। निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है आपका शनि, और इसको आप पानी में डाल दीजिएगा तो तैरते रहेगा। वर्षा जल संचयन किसके लिए फायदेमंद है? वर्षा जल संचयन भूमिगत जल स्तर में सुधार के लिए क्या है? फायदेमंद है। इसको कहते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ओके, कौन सा उर्वरक अत्यधिक हाइग्रोस्कोपिक है? हाइग्रोस्कोपिक उर्वरक कौन सा है? ये है यूरिया। हाइग्रोस्कोपिक उर्वरक का रासायनिक या प्राकृतिक पदार्थ जैसे उर्वरता बढ़ने के लिए मिट्टी या भूमि सभी उर्वरक कम या ज्यादा हाइड्रोस्कोपिक है। वो एक विशिष्ट आर्द्रता या एक निश्चित जल वाष्प दबाव पर नमों को अवशोषित करते हैं। दो घटकों का मिश्रण अपने स्वयं के घटकों की तुलना में अधिक हाइग्रोस्कोपिक हो सकता है। नाइट्रोजन उर्वरक अत्यधिक। ओके, इनमें से कौन सा कथन वनस्पति और जीवों के ह्रास का एक वैध कारण है? वनस्पति और जीवों के ह्रास का एक वैध कारण है। वनों की कटाई है साथियों, शिकारों और अवैध शिकार है, उसके बाद तीव्र औद्योगिक और शहरीकरण है, तो इनमें से सभी होगा। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने किसे 53वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सम्मानित किया है? तो 53वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से इस बार सम्मानित किया गया है वहीदा रहमान को। किसे? वहीदा रहमान को। ओके, और 2020 में यह अवार्ड मिला था आशा फारेक को। हाल ही में इस राज्य ने कैबिनेट ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पेंशन और ओबीसी दर्जे की मंजूरी दी है। ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पेंशन और ओबीसी का दर्जा दिया है झारखंड। झारखंड का भी वर्तमान मुख्यमंत्री कौन बन गए? चंपई सोरेन। पहले कौन थे? हेमंत सोरेन। लेकिन 8 एकड़ अवैध जमीन के खरीद में ईडी के द्वारा गिरफ्तार करने पर उन्होंने फरवरी 2023 तक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध निर्देशक कौन है? फरवरी 2023 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध निर्देशक है साथियों क्रिस्टिना जॉर्जिवा। क्रिस्टिना जॉर्जिवा है। ओके, नए संसद भवन में कार्यवाही का पहला दिन कब आयोजित किया गया? तो संसद भवन का उद्घाटन तो आपको पता है 28 मई को किया गया था वीर सावरकर की जयंती पर, लेकिन कार्रवाई पहली बार हुआ था 19 सितंबर 2023 को। कब हुआ था? 19 सितंबर 2023 को हुआ था। और ये क्या है? इतिहास का एक अनूठा प्रश्न है। ओके, तो इस प्रश्न को आप लोग याद रखिएगा। 19 सितंबर गणेश चतुर्थी के दिन संसद का विशेष सत्र शुरू हुए। नए संसद भवन में लोकसभा के 888 सांसद और राज्यसभा के 384 सांसद बैठने की व्यवस्था होगी। किस कलाकार की पेंटिंग द स्टोरी टेलर किसी भारतीय कलाकार की अब तक की सबसे महंगी कृति बन गई है? यह अमृता शेरगिल की। मशहूर चित्रकार अमृता शेरगिल की कृति द स्टोरी टेलर वैश्विक नीलामी में 1.8 करोड़ रुपये में बिकने वाली भारतीय सबसे। परले मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। परले एक मिसाइल है, इसके बारे में एक कथन विचार करना है। या एक स्वदेशी कम दूरी की सतह से सतह पर वार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। सही है परले। यह 150 से 500 किलोमीटर दूर तक के लक्ष्य को हमला करने में सक्षम है। सही है। यह भारत की पहली सामरिक अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल है। यह भी सही है। यानी कि क्या है? 1, 2 और 3 तीनों सही है साथियों। ओके, परले यह एक स्वदेशी कम दूरी से सतह में मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। ओके, यह 150 से 500 किलोमीटर दूर तक के लक्ष्य पर हमला करने में सक्षम। यह भारत की पहली सामरिक अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल नारी शक्ति बंधन अधिनियम 128वां संविधान संशोधन किसने पेश किया?
तो बताइए ये कौन पेश करेगा साथियों? तो उस समय के जो मंत्री थे हमारे अर्जुन मेघवाल। संसद में लोकसभा, राज्यसभा और दिल्ली विधानसभा की महिलाओं को एक तिहाई आरक्षण प्रदान करने संबंधित ऐतिहासिक नारी शक्ति बंधन विधेयक 128वां संविधान संशोधन विधेयक 2023 अर्जुन राम मेघवाल द्वारा पेश किया गया था। ओके, और 20 सितंबर को यह विधेयक लोकसभा से और 21 सितंबर को यह विधेयक राज्यसभा से पारित हो गया। संसद के दोनों सदनों में विधेयक पर चर्चा 162 सदस्यों ने भाग लिया था साथियों। ओके, निम्नलिखित पुस्तक के लेखक और संबंध में कौन सुमेलित है? वेस्टर्न लर्न, चेतना चेतना मारू, नोबल जाबा, उमा कुरैशी एंड एक्सीडेंटल सुपर हीरो, नोबल जाबा। ओके, कहता है टेल्स फ्रॉम द होम्स ऑफ वेग्स एंड वेगलेस, विजय राघवन। तो ये सभी क्या है? ये सभी सही सुमेलित है। डेजर्ट फ्लैग अभ्यास किस देश में आयोजित किया गया? डेजर्ट फ्लैग अभ्यास जो है ये किस किस देश के बीच में होता है? तो ये जो डेजर्ट फ्लैग अभ्यास है ये यूएई में किया गया। कहाँ किया गया? यूएई में, यूनाइटेड अरब अमीरात में। ओके, भारतीय वायुसेना और संयुक्त अरब अमीरात ने डेजर्ट फ्लैग 8 का अभ्यास किया। जब भी डेजर्ट फ्लैग आएगा तो ये किसका होगा? भारत और यूएई के बीच में होगा। भारतीय वायुसेना 27 फरवरी 17 मार्च 2023 तक संयुक्त अरब अमीरात यूएई में डेजर्ट फ्लैग 8 अभ्यास में भाग लिया। पता है अगला है जनवरी 2023 में बिहार के नए महाधिवक्ता के रूप में किसे नियुक्त? बिहार के पहले थे प्रशांत कुमार शाही, पी के शाही, और अभी भी कौन है? पी के शाही को बिहार का नया महाधिवक्ता अटॉर्नी जनरल ऑफ बिहार बनाया गया है। ओके, ओ मेरे हम सफर, कंप्यूटर का जनक किसे कहते? कंप्यूटर का जनक कहते चार्ल्स बेबेज को। चार्ल्स बेबेज इज कॉल्ड द फादर ऑफ कंप्यूटर। भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थे? भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला थी आशापूर्णा देवी। ओके, और आशापूर्णा देवी को 1976 में 1976 में बंगाली भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार के क्षेत्र में 1965 ईस्वी में दिया जा रहा है। स्टार्ट कब हुआ? 1965 1965 से हुआ था, और पहली बार दिया गया था जी शंकर ग्रुप को। किसे दिया गया था? जी शंकर ग्रुप को। किसे दिया गया था? जी शंकर ग्रुप को। भारत में बेटन कप तथा रंगा स्वामी कप का संबंध किस खेल से है? भारत में बेटन कप और रंगा स्वामी कप का संबंध है हॉकी से। ओके, याद रखिएगा बेटन कप तथा रंगा स्वामी कप हॉकी से, पीसी रॉय ट्रॉफी फुटबॉल से, डीडी बिरला ट्रॉफी क्रिकेट से, जय लक्ष्मी कप टेबल टेनिस से, अमृता दीवान कप बैडमिंटन से। ओके, सबसे बड़ा देश कौन सा है? क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश है रूस, जनसंख्या में सबसे बड़ा देश है चीन, वर्तमान में तो हो चुका है भारत दूसरे नंबर पर। और आपको इसका ट्रिक भी होता है, रुको से रूस, उसके बाद कनाडा, रुको चीन, अब आया भारत। ये सब हम लोग ट्रिक बताते रहते हैं, आप लोग हमारे साथ जुड़िए। लेकिन वैसे कौन सितारे के साथ संबंधित नहीं है? तो सितारे के साथ कौन संबंधित नहीं है साथियों? तो सितार के साथ संबंधित नहीं है, तो हम सितारे बोल रहे हैं। मतलब इनमें से कौन सितार नहीं बजाते हैं? तो आपको पता है उस्ताद अमजद अली खां जो है ये सरोद वादक है। क्या है? सरोद बजाते हैं उस्ताद अमजद अली खां, ये सरोद वादक है। अमीर खुसरो तबला वादक है। ओके, और सितार वादक भी है, रविशंकर भी सितार वादक है, लेकिन ये नहीं है। ये क्या है? सरोद वादक है, सदो सरोद। ओके, अमीर खुसरो को तोताए हिंद कहा जाता है। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में थे। भारत में हरित क्रांति का एक और नाम है, भारत में हरित क्रांति का एक और नाम है साथियों, बीज उर्वरकता और सिंचाई क्रांति। ओके, क्या नाम है? बीज उर्वरकता और सिंचाई क्रांति। हरित क्रांति के जनक थे एम एस स्वामीनाथन। अभी हाल ही में एम एस स्वामीनाथन जी का मृत्यु हो गया। विश्व स्तर पे थे नॉर्मन बोरलॉग। हरित क्रांति शब्द को दिया था किसने? तो कोई गौन नाम के व्यक्ति थे, वो दिए थे। और हरित क्रांति 1966 से 67 में हुआ था। बहुत बार क्वेश्चन पूछता है हरित क्रांति किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? ये रोलिंग प्लान जब चल रहा था 1966 से 67 में, तब हुआ था। किसी पंचवर्षीय योजना में नहीं हुआ था। वो बात अलग है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना को बुरी तरह से विफल हो जाने के बाद ये स्टार्ट किया गया था हरित क्रांति। ओके, और सबसे ज्यादा लाभ हुआ था गेहूं और चावल को। कहता है द्विपक्षीय एकाधिकार किस बाजार स्थिति को दर्शाता है? जितना आपके बुक में नहीं है उससे ज्यादा दे रहे हैं। द्विपक्षीय एकाधिकार किस बाजार स्थिति? देखिए द्विपक्षीय का मतलब क्या है कि एक क्रेता होगा, एक विक्रेता होगा, एक विक्रेता और एक क्रेता, एक क्रेता और एक विक्रेता द्विपक्षीय एकाधिकार को दर्शाता है। एक क्रेता और एक विक्रेता, एक क्रेता और एक विक्रेता और एक क्रेता। ओके साथियों, एकाधिकार तो असंतुलन है। जैसे अभी द्विपक्षीय एकाधिकार वाला स्वर्ण मुक्त संबंधित होता है, स्वर्ण मुक्त अंतरराष्ट्रीय बाजार संबंधित होता है,
स्वर्ण का कीमत जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर ही डिसाइड किया जाता है। सर्वाधिक अभी सोने का उत्पादन दक्षिण अफ्रीका महादेश में और दक्षिण अफ्रीका देश में भी हो रहा है। बाजार का नियम किस शासन ने दिया था? तो बाजार का नियम दिया था जेवी से ने। तो जेवी से ने बाजार का नियम दिया था। जेवी से ने कहा था कि आपूर्ति अनुसार आपूर्ति अपनी मांग स्वयं निर्माण करती है। जेवी से के अनुसार क्या है? आपूर्ति, जितना आप आपूर्ति मतलब आपूर्ति ज्यादा होगा मांग ज्यादा, आपूर्ति कम मांग कम। बाजार का नियम जेवी से ने दिया था। जे एम किन्स ने रोजगार सृजन, पूर्ति अपनी मांग स्वयं निर्मित करती है। जेवी से एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है। व्हाट इज एक्साइज ड्यूटी? एक्साइज ड्यूटी आर हेल्ड ऑन वस्तुओं के उत्पादन पर। किस पे लगाया जाता है? वस्तुओं के उत्पादन पर एक्साइज ड्यूटी लगाया जाता है। उत्पाद पर केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाले जो कर है वो है सीमा शुल्क, आयकर, जीएसटी, निगम कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, उपहार कर, केंद्रीय बिक्री कर और सेवा कर। ओके, अतः निम्नलिखित में से किसका मिलान सही नहीं है? ओके, सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर की समानता, ये क्या है? अवसर की समानता, ये किस अनुच्छेद में है साथियों? अनुच्छेद 16 में होगा। जीवन एवं निजी स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21 में है। कार्मिक मामले में संबंधित करने से संबंधित अधिकार अनुच्छेद 26, धार्मिक मामले के संबंध पर अनुच्छेद 26 और भेदभाव के निषेध अधिकार अनुच्छेद भेदभाव का निषेध अधिकार क्या है? अनुच्छेद 18 में है। तुम जो कहो तो मैं दुनिया भुला दूं। ओके, कहिए ना, कहिए तो सही, कहोगी तभी तो दुनिया भुला सकता हूं मैं। तथा सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर की समानता, तो ये हम लोग ये 16 में होगा, लेकिन ये क्या था? 29 में था। यही हमारा क्या है? सही मिलान नहीं है। बाकी सही मिलान है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता आर्टिकल 21। उसके बाद अगला क्या है साथियों? धार्मिक मामलों में संबंधित धर्म की स्वतंत्रता आर्टिकल 26, 25-26 में है। और भेदभाव का निषेध आर्टिकल 15 में है, 14 में भी और 17 में भी। और पृष्ठता का अंत क्या है? 17 में है। तो सबसे पहले बच्चा है तो उसको चाहिए फुल समानता 14 के एज में। 15 में उसको चाहिए फुल समानता के साथ साथ रोजगार, इंस्टीट्यूट कहीं भी जाए तो उसको आरक्षण का लाभ मिले, नौकरी मिले। 16 में चाहिए, उसके बाद जब सब कुछ हो गया तो अवसर की समानता। 17 में चाहिए छुआछूत से मुक्ति। 18 में चाहिए उसको निषेध। उसके बाद 20 में चाहिए प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। 21 में भी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता चाहिए। 20 में चाहिए इसके विरुद्ध अधिकार, तो वो गिरफ्तारी के विरुद्ध अधिकार। ओके, 23 में चाहिए बाला श्रम। 24 में चाहिए बाल श्रम का निषेध। 25 और 26 में धार्मिक स्वतंत्रता चाहिए। 29 में सांस्कृतिक एवं विविधता का संरक्षण का अधिकार चाहिए। और 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार चाहिए। तो मूल अधिकार कुल 6 है। जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है? तो जानवरों के प्रति जो क्रूरता होता है इसे भारतीय संविधान की कुछ सूची में रखा गया है। ये रखा गया समवर्ती सूची में। वर्तमान में समवर्ती सूची में कुल कितने विषय हैं साथियों? वर्तमान में समवर्ती सूची में कुल 52 विषय हैं। कितने विषय हैं? 52 विषय हैं, 52। ओके, अगला है भारतीय संविधान के किस संशोधन को दल बदल विरोधी संशोधन माना जाता है? 52वां संविधान संशोधन। और 52वां संविधान संशोधन 1985 में आया था। और ये लाए थे कौन? राजीव गांधी लाए थे उस समय। लेकिन अभी तो क्या है? दल बदल क्या, पूरा का पूरा पार्टी ही बदल जाता है, कभी आरजेडी में कभी बीजेपी में। कौन सा अनुच्छेद संघ या राज्य की सेवा में व्यक्तियों को सैनिक शासन के दौरान उनके द्वारा की गई किन्हीं कार्रवाई के संदर्भ में संरक्षित करने के लिए संसद को प्राधिकृत करते हैं? तो ये कौन सा प्राधिकृत करते हैं? 33 और 34। कौन करता है? 33 और 34। कौन सा अनुच्छेद संघ या राज्य सेवाओं में व्यक्तियों को सैनिक शासन के दौरान उसके द्वारा की गई किन्हीं कार्रवाई के संदर्भ में संरक्षित, मतलब मौलिक अधिकार छीना। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूचियां पंचायतों की शक्तियों, प्राधिकार और दायित्व का निर्दिष्ट कर दिया गया है? 11वीं अनुसूची। क्या है? 11वीं अनुसूची में। और कुल कितने विषय हैं इसमें? तो कुल उसमें तो 12वीं अनुसूची में तो कुल 18 विषय हैं और इसमें कुल शायद 29 विषय हैं। ओके साथियों, 1992 73वां संविधान संशोधन द्वारा उसे जोड़ा गया। भाग 9 में भी है जिसका शीर्षक है पंचायत, जिसमें अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ तक है। 243 से लेकर 243। आदर्श संसद आदर्श ग्राम योजना का उद्देश्य क्या है? संसद आदर्श ग्राम योजना का उद्देश्य है क्या है साथियों? संसदों द्वारा गांवों को गोद लिया जाना
और उससे गांव का विकास होगा। ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष और इससे अधिक होनी चाहिए। अंतरराज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो अंतरराज्यीय परिषद का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री है नरेंद्र दामोदर दास मोदी, इवेंट मैनेजर। ओके, देखिए रेलवे का अभी वैकेंसी आया है, उसको कैसे तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है। ड्राइवर का अलग, टेक्नीशियन का अलग, बोला हर साल वैकेंसी देंगे। अरे कुछ नहीं देगा, जब चुनाव के साल में नहीं दे रहा है तो फिर कब दोगे तुम? आई डोंट केयर। निम्नलिखित में से उससे अच्छा तो बिहार है, लगभग 2 लाख नौकरी एक छोटे से राज्य में दे दिया गया है। वो बात अलग है कि क्या सरकार क्वांटिटी इतना बढ़ा दिया कि क्वालिटी कम हो गया। तो हम चाहते हैं कि मात्रा को कम करके गुणात्मकता को बढ़ाया जाए ताकि बेहतर से बेहतर शिक्षा मिले। अगर एक ही शिक्षक है तो वो बेहतर पढ़ाए, वो अच्छा है। 10 शिक्षक अनुराग खन्ना से बेहतर होगा। निम्नलिखित कथनों में भारत में के संविधान में के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह एक धर्म को औपचारिक दर्जा प्रदान करता है। यह धर्म को औपचारिक दर्जा प्रदान करता है, यह गलत है। भारत में कोई भी धर्म नहीं है। भारत के लोग सभी धर्मों को मान सकते हैं। संविधान का अनुच्छेद 15 के अनुसार धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध है। वो बात अलग है कि राम के बिना भारत की राजनीति भी संभव नहीं है। राम एक धर्म के भगवान नहीं बल्कि वो एक व्यक्तित्व है, एक सजीव उदाहरण है कि कैसे लोगों को जीवन जीना चाहिए। आदर्श पुरुष है, मर्यादा पुरुषोत्तम है। भारत का कोई नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह भारतीय नागरिक का परित्याग कर दे तो खो देगा। स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर ले तो भी खो देगा। किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है, नहीं खोएगा। सरकार की आलोचना करता है, नहीं खोएगा। तो एक और दो होगा। ओके, यही है। हम दोबारा है, ये कोई दिक्कत नहीं है। ओए भाई, तो इसका सही जवाब क्या था? एक और दो। यदि टेन थीटा बराबर, तो टेन थीटा बराबर आपको पता है लंब बटे आधार होता है। तो लंब बटे आधार है तो आपको कोस थीटा पूछ रहा है। कोस थीटा क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है। तो कर्ण निकाल लीजिए, 5 होगा, बना दीजिए। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में इतना हो जाता था, 6 वर्ष में इतना हो जाता है, तो धन ज्ञात कीजिए चक्रवृद्धि ब्याज। तो आपको पता है ये बराबर क्या होता है? P/1 + R/100 पे पावर टी। यहाँ आपको सब कुछ दिया हुआ है तो बना लीजिएगा। 50 लीटर के एक मिश्रण में 20% एल्कोहल है, मिश्रण में 10 लीटर पानी और मिलाया जाता है। तो 50 लीटर है, इसमें 20% क्या है? एल्कोहल है, यानी कि 10 किलो एल्कोहल है। कहता है 10 लीटर और पानी मिला दिया, 10 किलो एल्कोहल है तो 40 लीटर प्लस 50 लीटर। अब को 40 लीटर प्लस 10 लीटर, अब हो गया 50 लीटर। टोटल क्या चाहिए? पानी। अब एल्कोहल की मात्रा क्या है? तो एल्कोहल की मात्रा तो वही है ना, 10/50 गुना 150 दूना। अब है 20%। अब कितना है? 20% है। सब एक, यदि एक भिन्न का अंश को 20% बढ़ा दिया जाए तो P/Q के रूप में है, इसको 20% क्या कर दिया, बढ़ा दिया जाए। तो इसके हर में 5% कम कर दीजिए, हर क्या हो जाए? -5% हो जाए। तो नए भिन्न का मान 5/2 होगा, 5/2 होगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, यहाँ x से मान लो, सॉल्व कर देंगे। एक घड़ी दोपहर 12 बजे चलना शुरू करती है और 5:10 पर घंटे की सुई तथा मिनट की सुई के बीच का कोण का मान कितना होगा? तो ये सब चलना उलना से छोड़ दीजिए। 5:10, ये घड़ी है, 6 है, 12 है, यहाँ यहाँ 5 है। घड़ी यहाँ होगा और यहाँ होगा, ऐसे। तो यहाँ कितने डिग्री का कोण बनेगा, यही आपसे पूछा जा रहा है। इसको निकालने का फॉर्मूला आप लोगों को हमने बताया था, वो एच वाला। उस फॉर्मूला को यहाँ पे पुट करना होगा। क्या होता है फॉर्मूला? 60 गुना एच माइनस 11 गुना एम बटे 2। इस पे आप लोग सॉल्व कीजिएगा। क्या होगा? 60 गुना 5 माइनस 11 गुना 10/2, यानी कि 95 डिग्री। 95 डिग्री आंसर हो जाएगा। तो 60h माइनस 11m/2 फॉर्मूला याद रखिएगा। कभी भी दो सुइयों के बीच में एंगल निकालेंगे। इनमें से कौन सा प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं है? तो वर्ग होने के लिए आपको पता है कि उसके इकाई स्थान पर 2 होगा तो वो कभी
वर्ग होगा ही नहीं, इकाई स्थान से आप लोग यूनिट डिजिट से कहता यदि किसी संख्या की इकाई अंक 2, 3, 7 और 8 होगा तो वो कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता। हमने बार बार आपको ये पढ़ाया है। कहता यहाँ 2 है। कहता एक वृत्त ए और बी की त्रिज्या 1.5 अनुपात 1 के अनुपात में है, तो वृत्त ए और बी का क्षेत्रफल क्या होगा? तो क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई आर स्क्वायर 1.5 का स्क्वायर बटे 1 का स्क्वायर, 1.5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2.25, यानी 2.25 अनुपात 1, 2.25 अनुपात 1 हो जाएगा। ओके। किसी धनराशि को 10% वार्षिक ब्याज की दर पर 3 वर्ष के साधारण चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर इतना है, इतना रुपया है, तो वह धनराशि है। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर है, तो आप लोग ये फॉर्मूला जानते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू आर बटे 100 का Q गुना 300 प्लस आर बटे 100। इसको सॉल्व करना है। ओके साथियों। अगला सवाल है, यदि m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है और n संख्याओं का औसत m स्क्वायर है, तो m प्लस n क्या होगा? तो m संख्याओं का औसत m संख्याओं का औसत n स्क्वायर, m गुना n स्क्वायर बटे n संख्याओं का औसत n गुना m स्क्वायर है। ओके। तो कहता है साथियों, यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं? mn कॉमन कर ले, mn कॉमन कर लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? m प्लस n बटे m प्लस n, कट जाएगा तो क्या बचेगा? जवाब mn बचेगा। ओके। तो अब हम लोग क्या करेंगे? इसका सोल्यूशन आपको दे देंगे। कुछ रीजनिंग के सवाल हैं, दिख नहीं रहा। अच्छा, नीचे दिए गए आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं? इसमें त्रिभुजों की कुल संख्या कितनी है? 17 है। ओके। यहाँ देखिए 1, 2 और ये 1, 3, इस तरह से आप लोग देख लीजिए 1, 2, 3, फिर यहाँ 1, 2, 3, फिर यहाँ इस तरह से आप लोग गिनिएगा। 17 में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो 3 है, 3 2 5, 5 5 का 5 है, फिर 19, फिर 7, फिर 41, फिर 9। ये कैसे बढ़ रहा है? तो देखिए 3 से 5, 5 से 7, मतलब 7 से 9, 9 से, और यहाँ कैसे बढ़ रहा है? तो यहाँ बढ़ रहा है 5 से 19, 19 से 41, 19 तो ऐसे करके इंक्रीज हो रहा है। तो इसका सही जवाब क्या होगा साथियों? 97 का 71। क्या होगा? 71। ठीक है। एक दुकानदार किसी वस्तु को इतना मूल्य में खरीदा। किसी समचतुर्भुज का विकर्ण 32 सेंटीमीटर है, तो समचतुर्भुज का परिमाप क्या होता है? आप लोग जानते हैं, समचतुर्भुज का परिमाप होता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है क्या चीज साथियों? एक 20 है और दूसरा 32 सेंटीमीटर है, और एक कितना है? एक है 24 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप लोग समचतुर्भुज बनाइए। समचतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री काटता है। ये 12 है, ये मान लीजिए 16 है, इसको निकालना है तो 20 होगा। अब 20 गुना 4, तो 20 चौका 80, 80 सेंटीमीटर आंसर। ये आप लोग बनाइएगा। उम्मीद करता हूँ कि यह जो वीडियो है ये आपको बहुत फायदेमंद लगा होगा। ओके। बिहार दरोगा का जो एडिटोरिया का डिस्कशन है, वो मेरे जैसा प्रेम से, आराम से और अच्छे से डिटेल से कोई नहीं कराता है। सर्विस क्लासेस के जी ही सिर्फ कराता है। आप लोग 1 घंटा मैथ, 1 घंटा रीजनिंग और दिन भर जीके जीएस पढ़ते रहिए। उम्मीद करता हूँ आपका सिलेक्शन जरूर होगा। बिहार दरोगा एडिटोरिया मुख्य परीक्षा 2024 का सेट नंबर 2 डिटेल डिस्कशन के साथ एक अलग अंदाज में, इससे बेहतर कहीं नहीं। यही समाप्त होता है। आप लोग पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। आप देख रहे थे आपका अपना प्यारा चैनल सर्विस क्लासेस के जी, इट्स द टारगेट इजी टू लर्न। ओके। वंदे मातरम, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, देहाती गुरु से अलविदा।